हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं आपको। डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन विद गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन। कि कोई भी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। आपको इनिशियल कंडीशंस दी हुई होंगी और बाउंड्री कंडीशंस दी हुई होंगी, और सबसे बड़ी बात आज हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताने वाला हूं मैं आपको कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन मतलब कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब उसको हम फिजिकली क्या मान सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें करने वाले हैं इस चैप्टर में कि जो आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है किन कंडीशंस में उसका जो सॉल्यूशन होगा वो वैलिड होगा और किन कंडीशंस में उसका सॉल्यूशन वैलिड नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो इसको जो भी बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर थर्ड के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के या एमडीयू के या आप अदर यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जहां जहां भी ये सिलेबस आपका सिलेबस में है, जहां जहां भी ये टॉपिक आपका सिलेबस में है, इसको सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर देने जा रहे हैं आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो उसमें भी ये आपका यूजफुल रहेगा। और अगर डियर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करें। So without waiting your much more time, we will start our solution of one dimensional wave equation. तो one dimensional wave equation की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि solution of one dimensional wave equation with initial and boundary कंडीशन। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जब भी आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनिशियल कंडीशंस दी हुई है आपको और बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है डियर फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ पे अगर मैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो उसको फिजिकली कैसे, फिजिकल सिग्निफिकेंस से कैसे रिलेट किया गया है ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो वो कहता है कि जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होगी भाई वो ये होती है। पहले तो उसको देख लेते हैं हम, क्या होती है हमारी कि करली 2u बाय करली x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय c स्क्वायर करली 2u बाय करली t स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये हमारी होती है डिफरेंस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना पहले समझ ले आप। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब u की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है आपको कि वो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब उसको फिजिकली कैसे जोड़ा गया है वो मैं सब बता देता हूँ आपको। डिफरेंस देखो, जो यहाँ पे u है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट किस पे है, x पे और t पे। ठीक है, तो x को इसने पोजीशन लिया हुआ है, t को इसने एज ए टाइम लिया हुआ है और u को उसने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है कि u जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करो आपको कोई इलास्टिक स्ट्रिंग दी हुई है जिसकी लेंथ a है, कोई भी एक स्ट्रिंग या वायर कोई भी दी हुई है आपको जिसकी लेंथ a है, तो साथ साथ डायग्राम से अगर आप चलें तो बड़ा समझ आएगा आपको। डिफरेंस बने रहे मेरे साथ, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है तो पेशेंस रखें आप, समझ आने वाला है आपको 101%, और लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लेक्चर लेंथी हो सकता है भाई। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, लेकिन इसके बाद आप वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का ये प्रूफ करने के बाद गारंटीड है आपको कि टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, या आपसे वो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन या टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन या आपसे लैप्लास इक्वेशन, इन सभी के सॉल्यूशन जो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से आप फाइंड करते हैं, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली आपको इजीली आ जाएंगे, इससे रिलेटेड ही है वो। तो इसको बड़े प्यार से समझ ले भाई आप। तो इसको प्यार से समझने के लिए पहले आप इसको चीजों को समझे, क्रैम ना करें भाई चीजों को। तो ये चीज तो देखो पहले तो ये तो याद रखनी है आपको कि वन डायमेंशनल इक्वेशन ये होती है। तो अगर मैं इसको फिजिकली रिलेट करूं तो वो कहता क्या है इस आर्टिकल में कि भैया आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, ये लो मैंने स्ट्रिंग बना दी है। ठीक है, ये कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है डिफरेंस, ड्राइंग भाई मेरा गंदा सा है वो आपको सबको पता है तो एडजस्ट कीजिएगा उसके साथ। ये कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है आपके पास जिसकी लेंथ उसने क्या ली है डिफरेंस, यहां से यहां तक जो लेंथ ली है वो उसने a यूनिट ली है। ठीक है, और ये जो लेंथ ली है उसने, ये उसने अलोंग x एक्सिस ली हुई है। तो इस ये
एक एंड पॉइंट इसका ये है और दूसरा एंड इसका ये है, मतलब यहाँ पे आपने किसी भी चीज से इसको बांधा हुआ है, यहाँ पे भी इलास्टिक स्ट्रिंग को बांधा, तो दो एंड हैं, तो दोनों एंड को आपने पूरी स्ट्रेच करके इस इलास्टिक स्ट्रिंग को बांध रखा है आपने, इस एंड को O नाम दे दिया और इस एंड को आपने कैपिटल A नाम दे दिया। तो इलास्टिक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है डिफरेंस A है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कैसे करेगा, तो आपने इस आर्टिकल के थ्रू निकालना क्या है, वी वांट टू फाइंड डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये आपका इलास्टिक स्ट्रिंग में जब मैं इसको वाइब्रेट करूंगा, इलास्टिक स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे इस पे हाथ मारूं, अगर मैं इलास्टिक पे देखो, ये कोई इमेजिन करें अपने माइंड में, ये कोई वायर बंधा हुआ है, जैसे आप उसको बांधा हुआ आपने, उस पे जब जैसे कि हाथ मारोगे या किसी भी चीज से आप उसको टच करोगे तो वो वाइब्रेट होगा ऊपर नीचे। तो वो वाइब्रेशन मतलब कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी नीचे जा सकते हैं, किसी टाइम पे कितनी नीचे जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी, या किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन पे यहाँ पे वो वायर कितना ऊपर होगा, कितने नीचे होगा, तो उसी को उसने डिस्प्लेसमेंट कहा है कि भाई वो कितना आपका डिस्प्लेस होगा या कितना उसमें डिफ्लेक्शन होगा अगर मैं इस वायर को या इस इलास्टिक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करूं। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, फिजिकली सिग्निफिकेंस है इसका ये। तो मतलब इसने क्या किया हुआ, देखो मैं एक ही एक्सिस के लॉन्ग लेता हूं, ये जो आपका ये वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी डिस्टेंस u, ठीक है, u मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आपने सपोज किया भाई इस स्ट्रिंग को आपने क्या किया, वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट करना मतलब क्या, डिस्टेंस में वाइब्रेशन हुई होगी। सपोज करो ये आपका वायर जो है ना, ये इलास्टिक स्ट्रिंग आपकी ऐसे, ये भाई चला लेना भाई, काम ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है भाई, तो ये भैया आपका जो इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे आपका क्या हो गया, वाइब्रेट हुआ, ऐसे 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 भाई ऐसे, और ये आपका वायर जो है इलास्टिक स्ट्रिंग ऐसे आपका सपोज किया हमने कि ऐसे ये क्या हो रहा है आपका, अब यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो चुका है। तो वो कहता है कि भाई किसी भी पोजीशन पे, मान लिए ये पोजीशन आपकी जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली कि ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल x है, तो वो कहते हैं किसी इस पोजीशन पे भैया तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाली चीज जो ये वाली ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको उसने नाम दिया है uxt। तो मतलब u जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका x पे और टाइम t पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट uxt आपको फाइंड करना है एट पर्टिकुलर, किसी भी टाइम पे कह सकता है, एट पर्टिकुलर टाइम t और आपका ये कोई भी पोजीशन आपकी x, ठीक है। तो मतलब क्या, u की वैल्यू निकालना, यहाँ पे किसकी सॉल्यूशन निकालना, मतलब u निकालना मतलब आपका निकलेगा क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्फ्लेक्शन निकल जाएगा इस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। ठीक है डिस्टेंस, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो पहले इसको एक बार रिवाइज करके देख लेना, यहीं से दोबारा एक बार रिपीट कर दूं मैं। कोई स्ट्रिंग दी हुई है हमें जो कि बनी हुई है O पे और A पे, O A इसके एंड पॉइंट्स हैं, A लेंथ हमारी स्ट्रिंग की है, हमने इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना है, वाइब्रेट होने के बाद इसकी वाइब्रेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट, जैसे सपोज ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो कितना डिस्प्लेस होगी ये, वो हम अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी यहाँ निकालना चाहिए, यहाँ भी निकाल सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट, यहाँ निकालना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो किस किस पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर टाइम t पे हम उसका डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मतलब कोशिश करना मतलब u मतलब इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा इसका, और यहाँ पे फाइंड क्या हो जाएगा, यही u, क्योंकि हमने रिलेट किया हुआ है इलास्टिक स्ट्रिंग के डिस्प्लेसमेंट से जब हम उसको वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो, अब x देख लें भैया, x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है आपका, देखो x 0 हो सकता है या a से बड़ा होगा या a से छोटा होगा, यहीं पे लाई करेगा ना, x यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं बस आप, मतलब यहीं तक क्या निकाल सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, इस पॉइंट पे ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो मतलब वेरी होता रहेगा ना आपका x। तो x कहाँ जा सकता है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि x जो है आपका डिस्टेंस वो 0 और a के बीच में है, या 0 होगा या a होगा, और टाइम क्या होगा, हमेशा आपका जो टाइम है डिस्टेंस वो टाइम आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है। अब डिस्टेंस में बात करता हूं कि बाउंड्री कंडीशंस की। अब वो ये कहता है कि ये जो आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कहा है इसको, तो ये कहता है कि ये बाउंड्री कंडीशन से, इन वाली बाउंड्री कंडीशन से भैया अटैच है, इन बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे, जो इसका सॉल्यूशन आएगा कि सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन।
अब बाउंड्री कंडीशंस क्या है भाई, वो देख लो। अब क्रैम करने की नीड नहीं है भैया आपको कि ये बाउंड्री कंडीशंस क्रैम करनी है, समझे चीजों को आप। देखो बाउंड्री कंडीशंस क्या, देखो ये कहता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, u, ठीक है, u x, x क्या होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है पॉइंट आपका यहीं पे पड़ा हुआ, मतलब जो डिस्टेंस है इस, मतलब कि जो लेंथ है इलास्टिक स्ट्रिंग की, यहाँ पे तो स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो u 0 और आपका टाइम t ही रहेगा, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट पे हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस पॉइंट पे जो x है वो क्या है, क्योंकि x तो यहीं पे पड़ा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली x 0 है। अगर मैक्सिमम मैं यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे x कितना हो सकता है आपका, a हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि u a t, ये अब आप चेक करें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं इस पॉइंट पे। a पॉइंट पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, क्या a पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट है, a पॉइंट पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये क्रैम करने की नीड नहीं है, क्या है देखो दोबारा एक बार चेक कर लें कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है डियर फ्रेंड्स वो u है, तो मैं इस पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे x कितना है 0, तो u02 इक्वल टू, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आपका, यहाँ पर x चेंज हो गया, x कितना हो गया, क्योंकि लेंथ यहाँ a है पूरी इलास्टिक स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे u80 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो मैंने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। इसी को वो कह देता है कि ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब इनिशियल कंडीशन की बात करें, एंड इनिशियल कंडीशन। अब मैं अगर इनिशियल कंडीशन की बात करूं डियर फ्रेंड्स, वो क्या है, देखो इनिशियल कंडीशन में क्या कहता है, वो इनिशियल से मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा और इनिशियल वेलोसिटी की बात करेगा। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बताता तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि टू फाइंड द डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a whose ends are fixed at O and A and given initial displacement is f of x and initial velocity is g of x। मतलब ये गिवन है हमें आर्टिकल में ही, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ क्या गिवन है हमें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें f of x, और डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है डिस्टेंस आपकी g of x, ये हमें गिवन है भाई, ठीक है। अब अगर मैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं डिस्टेंस, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ पे यहीं पे बात करूं तो जो t है डिस्टेंस वो आपका क्या हो चुका होगा, यहाँ पे इनिशियली तो मतलब टाइम 0 होगा, तो मैं इसकी बात करता हूँ कि ux 0, क्योंकि टाइम 0 होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, f of x है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लें आप। उसके बाद अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी क्या कि भाई करली u बाय करली t, ये क्या है देखो वेलोसिटी मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस, वेलोसिटी मतलब क्या कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, du बाई dt, मतलब u को आप ऐसे अपने माइंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि du बाई dt मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t फॉर टाइम, और u मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ही है, याद रखने का तरीका बस। तो क्या है यहाँ पे करली u बाई करली t, और ये कहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इनिशियली वेलोसिटी भी टाइम पे क्या होगी, टाइम वहां पे भी 0 होगा, तो करली u बाई करली t एट t इक्वल टू 0, वो कितनी गिवन है डिस्टेंस आपको, g ऑफ x गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर किया। भैया ये तो हुई कोई प्रॉब्लम की बात कि ये सब गिवन है आपको डिस्टेंस, तो ये सब तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्रैम तो करना ही नहीं भाई, क्रैम मत करना यार, इसको समझो चीजों को कि आपको ये फिजिकली प्रॉब्लम के साथ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को कैसे रिलेट किया उसने। अब डिफरेंस बिल्कुल इजी चलेगा हमारे लिए, अब बिल्कुल सिंपल सा है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, u की वैल्यू निकालनी है। और डिफरेंस एक और इसमें जो हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे हम विद द सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट या वेरिएबल्स, ठीक है, वो क्या होगा अभी पता चल जाएगा आपको। तो मुझे अब u फाइंड करना है, u फाइंड करना मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा फाइंड हो जाएगा। तो अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, डिफरेंस सॉल्यूशन।
थोड़ा लेंथी हो सकता है भाई लेक्चर, तो आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं है, मैं इसमें आपको 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन और आपकी लैप्लास इक्वेशन सभी का इसी से चलेगा, यही बेस है आपका। तो इसको प्लीज आप बड़े ध्यान से करें। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आधा है टॉपिक में भाई बार बार में जो क्या, अब मैं मान लेता हूं कि जो ये u है डियर फ्रेंड्स वो मेरा फाइंड हो चुका है। मैंने मान लिया कि जो सॉल्यूशन है वो ये है भाई, लेट u x t, u किस पे डिपेंड है भाई, x पे और t पे। x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u आपका जो सॉल्यूशन है वो मैंने मान लिया कि वो ये है कि x ऑफ x एंड t ऑफ t। मैंने मान लिया कि जो u है वो सॉल्यूशन मेरा ये है भाई, कोई भी x का फंक्शन कोई भी t में फंक्शन, सपोज करो इसको मान लो x+1, इसको मान लो t² + 1 व्हाटएवर, जो ये कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, हमने मान लिया कि ये सॉल्यूशन है किसका, 1 का, b सॉल्यूशन ऑफ 1। अब हम बस ये चेक करेंगे कि जो ये सॉल्यूशन है वो किन कंडीशंस में इन दोनों ये तीन जो कंडीशंस हैं, बाउंड्री और इनिशियल, इनको सेटिस्फाई करेगा, साथ के साथ 1 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा, किन किन कंडीशंस में करेगा, ठीक है, वो हमें चेक करना है बस। तो मैंने ये जब सॉल्यूशन मान लिया इक्वेशन 1 का, अब मुझे ये x निकालना है और t निकालना है कि इनकी वैल्यू क्या आएगी। डिफरेंस जब ये सॉल्यूशन है 1 का तो भाई इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई भी कराएगा, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कराएगा तो मैं इस u को अगर यहाँ पे पुट करूँ 1 में तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, u का डेरिवेटिव हो रहा है 2 बार, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा एक बार, 2 बार, फिर मैं इस u को डेरिवेटिव करूंगा t के रिस्पेक्ट में 2 बार, टू ऑर्डर्स का, और 2 वैल्यू होंगी उनको क्या कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन 1 तो सेटिस्फाई होगी ही, क्योंकि ये सॉल्यूशन है 1 का, ठीक, सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई कराएगा 1 को। तो मुझे क्या करना है, इस u को डेरिवेट करना है, तो करली u बाय करली x की बात कर रहा हूँ पहले, करली u बाय करली x, यहाँ पे तो पार्शियल चलेगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे x भी आपका सिंगल वेरिएबल x पे डिपेंड है, कैपिटल T भी आपका सिंगल वेरिएबल स्मॉल t पे डिपेंड है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट साइड तो हमने लिया है पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल डेरिवेटिव dx बाई x, और ये t ऑफ t ये एज चीज रखूंगा मैं। ऐसा क्यों होगा, पहले इस चीज को समझने हैं। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो तभी आप पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं उसको, जब जो फंक्शन है वो आपका 2 वेरिएबल्स पे या 2 वेरिएबल्स से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड हो रहा हो, तो हम डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। अगर जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड है तो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं रहता, वो टोटल डेरिवेटिव ही बन जाता है। x के एस्पेक्ट में ही हुआ है करली u बाई करली x, क्योंकि x सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड है, तो मैं यहाँ पे करली x बाई करली x नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा dx बाई स्मॉल dx, और t ऑफ t कांस्टेंट क्रिएट होगा आपका। अब मुझे करना था करली 2u बाई करली x के, जब मैं करली 2u बाई करली x की बात करूंगा डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट d2x बाई dx स्क्वायर और t ऑफ t ये आपका कांस्टेंट चलेगा। तो डिफरेंस मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ कि करली 2u बाई करली x के जो मेरा आया वो क्या आ गया भैया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि t सिंपल और ये x डबल डैश, ठीक है, x डबल डैश मतलब d2x बाई dx के, t मतलब मैंने सिंपल लिख दिया t, इसको बार बार t ऑफ t लिखने की प्लेस, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है करली 2u बाई करली t स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दें यार, अगर आप करली 2u बाई करली t स्क्वायर क्या आएगा, देखो जैसे ये tx डबल डैश आया तो यहाँ पे तो x कांस्टेंट रहेगा और t का 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये क्या आएगा, x तो एज इट इज रहेगा, t का 2 बार डेरिवेटिव d2 बाई dt, ये होगा करली 2u बाई करली t स्क्वायर। क्योंकि u हमने सॉल्यूशन मान लिया पहले ही 1 का, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बस हमें, तो मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो करली 2u बाई करली x के tx डबल डैश है और करली 2u बाई करली t के x t डबल डैश है, 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, ये आपका ये हो जाएगा करली 2u बाई करली x के कितना है आपका t x डबल डैश इक्वल टू, ठीक है, ये तो हुआ करली 2u बाई करली x के, करली 2u बाई करली t स्क्वायर कितना है x t डबल डैश, तो 1 बाई c स्क्वायर 1 बाई c स्क्वायर, और ये करली 2u बाई करली t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x t डबल डैश, तो ये हो गया डिफरेंस आपका x t डबल डैश। यहां तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप। उसके बाद देखो अब आपने करना है क्या,
u की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू फाइंड करनी क्योंकि हमने सोल्यूशन तो मान लिया, मतलब अगर x अननोन है हमारे लिए, t अननोन है, x फाइंड करना है और t फाइंड करना है, क्या आएगा देखो। मैं क्या करता हूं, पहले यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर देता हूं, x के एक साइड ले लेता हूं, t वाले एक साइड ले लेता हूं, तो मैं इसको लिखता हूं x डबल डैश बाय x, और इसको मैंने लिख दिया t को मैं राइट साइड ले जाऊंगा कि 1 बाय c स्क्वायर t डबल डैश बाय t। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। देखो क्या होगा, x डबल डैश, x को मैं लेफ्ट साइड ले आया, t डबल डैश एज इट इज रहने दिया, 1 बाय c स्क्वायर एज इट इज है, t डबल डैश, और ये t को मैं क्या लेगा, राइट साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है रिएक्शंस। अब यहां से क्या होगा देखो, अब आप ये देख लें कि जो ये वाली थिंग है, ये वाली x में है कैपिटल, ये वाली कैपिटल T में, आपने सॉल्यूशन माना हुआ है तो भैया ये तो सेटिस्फाई जरूर होगा कि ये दोनों साइड इक्वल होगी। अब ये दोनों साइड इक्वल किन केसेस में हो सकती है, देखो ध्यान से, क्योंकि जो x है वो स्मॉल x पे डिपेंड है, कैपिटल T स्मॉल t पे डिपेंड है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है उसमें वेरिएबल की, मतलब मैं अगर लिख के बताऊं आपको, ये जो लेफ्ट साइड है वो x वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है और ये वैल्यू आपकी स्मॉल t वेरिएबल पे डिपेंड कर रही होगी, इनमें ही आंसर होगा। तो कभी जब x और t कैसे वेरिएबल हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है वो समझ लें आप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मतलब डिफरेंस कि x इक्वल टू t प्लस 1 या x स्क्वायर इक्वल टू t वटएवर, इस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब ये इक्वालिटी कभी भी नहीं आ सकती, इनमें कोई भी रिलेशन इनमें बन नहीं सकता। जब भाई इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता तो ये इक्वल कैसे हो जाएंगे, तो इक्वल तो हो नहीं सकते, लेकिन इक्वल होने जरूरी है क्योंकि हमारा ये सॉल्यूशन है 1 का। तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब तो जो ये होगा ये भी कोई कांस्टेंट होगा और ये भी कोई कांस्टेंट होगा और सेम कांस्टेंट होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस कैपिटल X एंड T आर depend on independent variable x and t, therefore these are must be equal to same constant। मैंने कह दिया वो स्मॉल k है आपका, तो मैंने कहा कि लेट कि जो x डबल डैश बाई x इक्वल टू 1 बाई c स्क्वायर t डबल डैश बाई t को इक्वल टू सम कांस्टेंट k वो क्या होंगे, इक्वल होंगे कंफर्म, क्योंकि सॉल्यूशन तो मानना हुआ है, ठीक है। तो वो किसी कैपिटल k के मतलब कि वेरिएबल में नहीं आएगा आंसर, कोई भी कांस्टेंट होगा। अब रिएक्शन इस कांस्टेंट k पे केसेस बनेंगे। देखो जो ये कांस्टेंट है आपका, ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो से बड़ा भी हो सकता है और ये जीरो से छोटा भी हो सकता है। तो अगर हम वेरी फर्स्ट केस ले रिएक्शंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाना आपको, तो मैं सभी केस इसमें डिस्कस करूंगा। तो केस मैं बता रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पेशेंस बनाए रखें यार, थोड़ा सा टाइम दें मुझे अपना, बिल्कुल यूटिलाइज होगा, आपको कहीं पे जाने की नीड नहीं है, समझ आने वाला आपको 101%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है वो कि भाई केस फर्स्ट में मैंने k को ले लिया पॉजिटिव, कि इफ अगर आपका k जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब k ग्रेटर देन 0 ले लिया, क्योंकि मुझे सोल्यूशन को थोड़ा सिंपलर वे में लेके आना है, बहुत सिंपल बनाना है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट जो k है वो मेरा ऐसा दिख रहा है भाई p का स्क्वायर, और वेयर जो p है वो आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। सी दोबारा बता देता हूं उस चीज को मैं, देखो k मतलब k की श्योरिटी है इस केस में कि हमने ग्रेटर देन 0 लेना। अब हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, आइटा वालों को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ के, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे डायरेक्शन, किसी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो वो कंफर्म क्या रहने वाला है आपका, ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। तो मैंने मान लिया कि k जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है p का, जहां पे p की श्योरिटी है कि p कैसा है आपका, नॉन जीरो है। ऐसा लेने से क्या होगा देखते हैं। सो डिफरेंस आपका यहां से देखो, क्योंकि k p स्क्वायर, तो यहां से तो क्या बनेगा कि भैया देन x डबल डैश बाई x इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, x डबल डैश मतलब d2x बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, x को मैं राइट साइड लेके गया तो ये हो गया p स्क्वायर कैपिटल x, ठीक है डिफरेंस। मैं इसको बाद इसको लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी d2x बाई dx स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो d2 बाई dx स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और x आपका यहाँ पे कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो डिफरेंस ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर की।
तो इसका सोल्यूशन हम फाइंड करना सीख चुके हैं डिफरेंस सेमेस्टर 1 में। अगर फिर भी यहाँ पे आपको इसको कोई सोल्यूशन फाइंड करने में प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी तो हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि लेक्चर ये लेंथी होगा पहले ही, क्योंकि आर्टिकल बहुत लेंथी है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के रूट फाइंड करके इसका सोल्यूशन लिख दिया जाता है डायरेक्ट। तो सोल्यूशन क्या होगा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रूट जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन की, इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो वो प्लस माइनस पी आएंगे। क्या रूट आएंगे डिफरेंस, प्लस माइनस पी, मतलब प्लस का पी आएगा और आपका माइनस का पी रूट आएगा। तो इन रूट के कोरस्पोंडिंग आपका क्या लिख दिया जाता है, सोल्यूशन लिख दिया जाता है। सोल्यूशन होगा x में ही, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा सोल्यूशन कि भैया c1 एक्सपोनेंशियल माइनस p, x पे डिपेंड है तो x आएगा, d2 by dx के है तो x आएगा, कुछ और यहाँ पे वेरिएबल होता उसी में आता सोल्यूशन, प्लस c2 एक्सपोनेंशियल प्लस px, ठीक है। तो c1 एक्सपोनेंशियल माइनस px प्लस c2 एक्सपोनेंशियल px। अगर तीन रूट होते तो सेम वे में प्लस c3 एक्सपोनेंशियल हम ऐसे करते चले जाते। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले की कि भैया ये तो x डबल डैश बाई x को p स्क्वायर के इक्वल रखा, अब इसको देखो, इसको भी तो हम p स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। तो यहां से देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि मुझे अब कैपिटल X निकल चुका है मेरा, ये आ गया, मुझे कैपिटल T भी निकालना है, तो उसको फाइंड करेंगे यहां से। तो यहां से क्या हो जाएगा कि भैया डायरेक्ट कर दें, t डबल डैश को क्या लिखोगे, d2t बाय dt स्क्वायर, यही लिखोगे, और बाई t जो है और यहाँ पे c स्क्वायर भी है, तो राइट साइड में चला जाएगा p स्क्वायर के साथ में, क्या हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर कैपिटल T, यही होगा। देखो दोबारा, t डबल डैश मतलब d2 बाई dt स्क्वायर इक्वल टू में क्या रखना है, p स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर है तो c स्क्वायर t इनटू p स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से इसको भी लेफ्ट साइड ले लें, तो यहां से रूट क्या आएंगे, देखो यहां से रूट अगर जो आएंगे आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो आएंगे, एक तो आएगा माइनस का pc और एक आपका प्लस का pc, ये आएंगे रूट। तो इन रूट्स की हेल्प से हम क्या बना देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन बना देंगे। अब देखो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अब t है, तो सॉल्यूशन किस में आएगा, कैपिटल T इक्वल टू आएगा। भाई पहले चीज तो ये समझ लें, C1 C2 ये कोई कांस्टेंट्स हैं आपके, आर्बिट्ररी कुछ भी ले सकते थे आप इनको, A B व्हाटएवर। तो मैं C1 C2 तक आ चुका हूं, अब लेता हूं सिस्टमैटिक वे में, तो C3 ले लेता हूं कि C1 C2 और C3 एक्सपोनेंशियल, देखो डिस्टेंस माइनस PC। यहाँ पे थोड़ी देर में रुका, क्या देखो ये चीज आप देख लें कि यहाँ पे तो ये d2 बाई dx के था, इसलिए मैंने x लिखा, m होता मैं m लिखता। अब यहाँ पे t है तो क्या लिखेंगे डिफरेंस, यहाँ पे t लिखेंगे। मैं बात बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लस c फॉर एक्सपोनेंशियल प्लस pct, मतलब क्या, देखो दो रूट हैं तो दो आंसर आएंगे प्लस में करके कि c3 एक्सपोनेंशियल माइनस pct प्लस c4 एक्सपोनेंशियल pct, ठीक है डिफरेंस। तो ये आपका आ गया t, तो t आ गया मेरे पास, x आ गया, यही मुझे चाहिए था कि t और x आपके आ जाएं। तो मैं t और x को यहाँ रख दूंगा, मतलब u निकल गया, हमारा सोल्यूशन निकल गया। अब uxt आपका फाइंड हो चुका है, तो uxt क्या होगा, मैं क्या करूंगा, बस ये वाली x की वैल्यू, ये वाली t की वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा, फिर देखता हूं कि बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के कि क्या हमें मिलेगा, ठीक है डिफरेंस। उसके लिए पहले मैं यहाँ से रफ कर देता हूं। सो डिफरेंस x आ गया हमारे पास और कैपिटल T आ गया, रखे भाई इसमें, क्योंकि सोल्यूशन तो हमारा u हमने मान ही लिया था, बस x निकालना था, t निकालना था, निकल गया पहले केस में। तो ये जो सोल्यूशन है वो क्या बन गया, uxt इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू क्या है, c1 एक्सपोनेंशियल माइनस px प्लस c2 एक्सपोनेंशियल px, और ये t क्या है, c3 एक्सपोनेंशियल माइनस pct प्लस c4 एक्सपोनेंशियल pct। एक और डाउट होगा बच्चों के माइंड में, उसको मैं क्लियर करा दूं आपको कि यहाँ पे ना माइनस p और प्लस p रूट आए थे, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले c1 एक्सपोनेंशियल px लिख लेते, यहाँ पे c2 एक्सपोनेंशियल माइनस px लिख लेते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, उससे भी ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अब उसके बाद देखो ये बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हैं, तो ये जब सोल्यूशन मान ही लिया था आपने, तो इन कंडीशंस को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करा के हम क्या करेंगे, c1 और c2 c3 c4 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो विद बाउंड्री कंडीशन 2 के साथ में अगर जाऊं तो बाय
टू में क्या दिया हुआ देखो, पहले मैं इसको यूज करता हूं कि u 0 t इक्वल टू क्या है 0, तो u 0 t क्या है आपको गिवन है 0, तो आप इसमें x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो u 0 t इक्वल टू, यहां से आपने x के प्लेस पे 0 रखा तो एक्सपोनेंशियल माइनस p0 एक्सपोनेंशियल 0 1 एक्सपोनेंशियल 0 1, तो कितना बन गया c1 प्लस c2 और ये एज इट इज, क्योंकि हमने सिर्फ x को 0 रखा है t एज इट इज है, तो c3 एक्सपोनेंशियल माइनस pct प्लस c4 एक्सपोनेंशियल pct, ये आ गया रिलेशन आपका, ठीक है। अब यहां से देखो किसके इक्वल है ये 0 के, तो मैंने इसको किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल मैंने इसको रखना है, ठीक है। अब यहां से देखो एक नंबर ये है हमारे पास और दूसरा नंबर ये है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल तभी होगी जब उनमें से एक क्या हो 0 हो, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब रेफरेंस मैं कहता हूं कि भैया ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब ये 0 नहीं होगा, देखो ये 0 क्यों नहीं हो सकता इसको समझते हैं। देखो रेफरेंस, अगर आप किसी एक वेरिएबल को सॉरी कांस्टेंट को c4 को या c3 को कॉमन ले लें तो एक्सपोनेंशियल आपके पास अकेला बच जाएगा, और एक्सपोनेंशियल हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होता। मतलब अगर रेफरेंस मैं यहाँ पे समझाने के लिए बताऊं आपको, देखो सपोज करो एक्सपोनेंशियल x है, तो आप यहाँ पे चाहे x के प्लेस पे 0 रख लो, एक्सपोनेंशियल 0 भी क्या होगा 1 होगा, चाहे आप इस पे 0 1 कुछ भी रख लो x के प्लेस पे, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता। तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि एक्सपोनेंट बताया था, वैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा होता है जो कभी भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट तो 0 तभी पॉसिबल है। तो मैं लिख देता हूं यहां से कि विच इंप्लाइज c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, लेकिन जैसे इसको 0 के इक्वल रखा तो यहां से c2 कितना आ गया, मैं कह सकता हूं कि विच इंप्लाइज c2 इक्वल टू माइनस c1, तो c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस c1, या ये कहते हैं कि c1 क्या आ गया इक्वल टू माइनस c2, वो आपकी मर्जी है। तो यहां से तो पहली बाउंड्री कंडीशन से तो ये आ गया, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है u80 इक्वल टू 0, इसका भी यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि u80 होगा क्या, मतलब आपने यहाँ पे x के प्लेस पे अब रखना है a, तो क्या हो जाएगा देखो c1 एक्सपोनेंशियल माइनस pa प्लस c2 एक्सपोनेंशियल pa, ठीक है, ये बना आपका। और इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो t को t ही रखना है, तो ये एज लिख दें c3 एक्सपोनेंशियल माइनस pct प्लस c3, ठीक है। और ये भी किसके इक्वल है बाउंड्री कंडीशन में 0 के इक्वल है ये आपका, तो इसको मैं रख देता हूं इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से क्या होगा, अब फिर से वही चीज आ गई, देखो एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एक को 0 होना पड़ेगा। और मैं ये पहले ही फाइंड कर चुका हूं कि c2 किसके इक्वल है माइनस c1 के, मतलब मैं यहाँ पे c2 के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ माइनस c1, वो मैंने रख दिया। तो ये डिफरेंस क्या बना देखो, ये बन गया माइनस c1। अब c1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो दो फैक्टर है देखो, c1 कॉमन, ये बचा एक्सपोनेंशियल माइनस pa माइनस एक्सपोनेंशियल pa, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या ले लिया c1 कॉमन ले लिया। मैं कह रहा था कि या तो ये 0 या ये तो हमने पहले देख लिए थे कि भाई ये तो 0 नहीं हो सकता, इसको तो हटाना ही है, तो इसका मतलब ये फैक्टर 0 होगा, ये फैक्टर मतलब c1 कॉमन और ये बचा इक्वल टू 0। फिर से वही दो नंबर आ गया अगेन, ये और ये दो नंबर की प्रोडक्ट 0, मतलब एक को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपके क्या है रेफरेंस, देखो अब अगर मैं 1/1 इनमें से 0 लूं, अगर आपका अगर मैं c1 को 0 ले लेता हूं, देखो c1 0 हो गया तो c2 तो c1 के इक्वल है, तो इसका मतलब c1 0 तो c2 भी 0, c2 भी 0 हो गया c1, अगर मैं c1 को 0 ले लूं तो c2 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इससे हमारे सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखें, अगर हम देखो सॉल्यूशन है हमारा ये कि uxt इक्वल टू दिस, c1 भी 0 c2 भी 0, 0 प्लस 0 0 0 इनटू समथिंग 0, तो वो तो भाई क्लियरली है u इक्वल टू 0, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका। u को अगर 0 लिख दे तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी ही। तो हमने क्या फाइंड किया, तो मतलब अगर c1 को 0 ले लूं तो यहां से ये लीड करता है ट्रिवियल सॉल्यूशन को, मतलब c1 0 लेना मतलब हमें फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, मतलब u आपको 0 मिल रहा है। लेकिन u 0 तो फिर आप इसको ना भी करते ना, इतने बड़े पार्टिकल को u तो पहले से ही सॉल्यूशन है, u को 0 ले ले तो 0 तो हमेशा ही सॉल्यूशन है इसका। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि c1 इक्वल टू 0 ले लो तो मुझे कोई भी एक सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं, सिग्निफिकेंट मतलब
ये सोल्यूशन डिफाइंड हो मेरा, मेरा डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड हुआ, यू डिफाइंड हुआ क्योंकि जीरो तो है ही सोल्यूशन आपका। तो मैं क्या कहता हूं कि फिर अगर मैं एंड इफ अगर मैं इसको जीरो ले लूं कि एक्सपोनेंशियल माइनस पी ए माइनस एक्सपोनेंशियल पी ए इक्वल टू जीरो, अगर मैं इसको जीरो ले लूं, ठीक है सर, यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा देन अगर मैं इसको जीरो ले लूं तो क्या हो जाएगा कि भैया एक्सपोनेंशियल माइनस पी ए इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पी ए, ऐसे हो गया ये आपका, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से मैं कह सकता हूं, अब देखो बेस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब माइनस पी ए इक्वल टू क्या है, पी ए है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका माइनस पी ए इक्वल टू पी ए हो जाए, क्योंकि ये पी ए तो एज इट इज है, ये पी ए है, वैल्यू तो सेम ही है, कांस्टेंट तो सेम ही है, वेरिएबल तो सेम है, लेकिन यहाँ माइनस का वही से मतलब -2 और 2 कभी इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैंने इस केस फर्स्ट में क्या लिया था, मैंने केस फर्स्ट में लिया था डिफरेंस, मैंने k को ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 0 अगर ले रहे हैं तो मुझे कोई एक जो सोल्यूशन है u वो मुझे एग्जैक्टली फाइंड नहीं हुआ कि वो सोल्यूशन क्या होगा। इसका मतलब जो k ग्रेटर देन 0 है उससे कोई भी प्रॉपर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। सॉल्यूशन मतलब यू नहीं मिला, यू नहीं मिला मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और आर्टिकल में निकालना ही डिस्प्लेसमेंट है भाई, तो k ग्रेटर देन 0 वाला केस यहाँ पे क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। अब जो सेकंड केस है, अगर मैं k को 0 ले लूं तो क्या होगा, वो वाला केस करते हैं। उसके लिए पहले मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा सॉल्यूशंस। अब हम करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड जो है मेरा, उसमें मैंने क्या लिया, k को ग्रेटर देन 0 लिया था मैंने केस फर्स्ट में। केस सेकंड में अगर आप k को 0 ले लें कि अगर k 0 है, देखते हैं क्या होगा। k 0 मतलब यहाँ पे, ठीक है, केस यहाँ पे लिखते हैं केस सेकंड। k क्या है आपका, अब इस केस में अगर k 0 हो जाए तो क्या होगा, यहां से बन जाएगा x डबल डैश बाई x इक्वल टू 0। बनाने की इक्वेशन क्या बनेगी, d2x बाय dx स्क्वायर इक्वल टू x राइट साइड में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। मुझे क्या करना है, कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से क्या होगी, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो तो क्या होगा, ऐसे लिख दो पहले तो इसको कि d बाय dx ऑफ dx बाय dx, समझे चीजों को, इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि कैपिटल X निकालना है तो डेरिवेटिव आपको हटाना पड़ेगा। डेरिवेटिव हटाना मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो पहले केस में जो बचेगा dx बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो हमने जो इससे पहले वाला सॉल्यूशन था C1 C2 C3 C4 आ चुका था, अब मैं ले लेता हूं उसको कि ये C5 आ गया, इसको कहा मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कैपिटल X निकालना है तो अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, क्या बच जाएगा कि x इक्वल टू C5 स्मॉल x, क्योंकि C5 का भी इंटीग्रेशन होगा, C5 कांस्टेंट और 1 देखो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे ना, ठीक है। तो dx इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो C5 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो मैंने मान लिया C6, तो कैपिटल X निकल गया। सिमिलर वे में अगर मैं यहां से इसको भी 0 के इक्वल रखना है तो 1/c स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं यहां से, अगर इसी वे में आप t को निकाल लेंगे तो आएगा C6 आगे C7। अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t डबल डैश में क्या था, स्मॉल t था, तो t लिख देना आप स्मॉल t प्लस C8, ठीक है। रिएक्शंस कैपिटल X आ गया, कैपिटल T आ गया, तो सॉल्यूशन तो ये था। यहाँ पे पुट करें इसको, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कि भैया जो सॉल्यूशन है वो ये बन गया कि u x t इक्वल टू C5x प्लस C6 इंटू C7t प्लस C8, ठीक है, ये बन गया। अब यहां से मैं फिर से बाउंड्री कंडीशंस का यूज करता हूं बाय 2। इक्वेशन 2 का अगर यूज करें तो u0t कितना है, 0 के इक्वल है, रखें भाई x की जगह 0 रखें, तो जिसमें 0 रखेंगे तो ये तो हो गया 0, तो क्या आएगा C6 इंटू C7t प्लस C8 इक्वल टू C। अगेन दो नंबर के प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0। अब देखो
यहां से अगर मैं इसको, ये कोई भी जीरो हो सकता है, तो अगर मैं C6 को जीरो ले लूं, कि विच इंप्लाइज, मैं कह देता हूं पहले C6 क्या है, मेरा जीरो है। अगर मैंने C6 को जीरो ले लिया डिस्टेंस, तो क्या होगा देखो, U0 TU किसके इक्वल रखा, जीरो के। C6 को जीरो के इक्वल रखा अगर, तो यहां से क्या आ जाएगा कि भैया C6 तो जीरो हो गया, तो आ जाएगा C5x इंटू C7t प्लस C8 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां से कि विच इंप्लाई, जो सोल्यूशन बन गया आपका वो ये बन गया कि C5x इंटू C7t प्लस C8, ये आपका क्या बन गया, UXT बन गया, अगर मैं C6 को जीरो ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करें, U80 इक्वल टू जीरो। अगर मैं ले लूं U80 इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा देखो, इसमें x के प्लेस पे a रख दो, मतलब कि जो सोल्यूशन है वो तो ये हो चुका है ना अब आपका UXT, तो ये बन गया क्योंकि C6 तो आपने जीरो ले लिया था। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a के प्लेस x के प्लेस पे a, तो ये हो जाएगा AC5 और इंटू C7t प्लस C8 इक्वल टू जीरो। फिर से वही दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो, मतलब एक को तो जीरो होना पड़ेगा। अगेन अगर मैं इसको जीरो ले लूं, देखो दिस इक्वल टू, अगर ये जीरो है तो ये जीरो, मतलब भैया a या तो C5 ये जीरो है भाई। अब देखो या तो A0 या C5 जीरो, अगर मैं C5 को जीरो ले लूं यहां से, तो क्या होगा देखो, C6 पहले जीरो हो चुका था, C5 यहाँ पे जीरो हो गया, तो C5 भी जीरो, C6 भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, फिर से वही U इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन जीरो तो इसका सोल्यूशन ऑलवेज है, वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। तो वहां से हमें कोई अच्छी लीड नहीं मिली। तो अब अगर मैं इसको जीरो ले लेता यहाँ पे कि C7t प्लस C8 इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो होता तो अपना ये फिर से ये सारा जीरो हो जाता। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मैं k इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ तो भी मुझे कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इस केस को भी हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस रिजेक्ट कर देते हैं। अब केस थर्ड बचा, इसका मतलब सोल्यूशन तो फाइंड होना है, तो इसका मतलब केस थर्ड ही ऐसा है जो हमें इसका फाइनल सोल्यूशन देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें दे देगा। तो केस थर्ड क्या रहेगा कि अगर k को लेस देन जीरो ले लें, तो उसके लिए मुझे पहले इसको यहाँ से रफ करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका केस थर्ड। केस थर्ड में क्या लेना है आपने, देखो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे इस केस थर्ड में थोड़ी जगह की नीड पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको उठा के इधर लिखा है बस कि x डबल डैश बाई x इक्वल टू 1 बाई c स्क्वायर t डबल डैश बाई t इक्वल टू k। तो केस थर्ड में वो लेगा डियर फ्रेंड्स, केस थर्ड मैंने क्या लेना है कि जब आपका k जो है अगर वो लेस देन जीरो हो। अब k लेस देन जीरो मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ उसको भी सिमिलर वे में कि भैया लेट जो k है वो ऐसा दिख रहा है, k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का p मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसका एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है हमने, तो मतलब प्योर दिख रहा है हमें अभी ये k क्या है, लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। और p क्या रहने वाला है, p तो आपका नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा, फिक्स है, क्योंकि नॉन ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो जो है ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। तो केस थर्ड हम कर रहे हैं k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये वाली जो चीज है यहाँ पे, यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, देखो हमने लिया कि x डबल डैश बाई x इक्वल टू इसके इक्वल माइनस पी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ से बन जाएगा d2x बाई dx स्क्वायर, d2x बाई dx स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैपिटल X इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखने के बाद भैया x डबल डैश मतलब क्या था, d2x बाई dx स्क्वायर, x को मैं राइट साइड लेकर गया, कितना बन गया p स्क्वायर x माइनस का, उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दिया एक ही स्टेप में, तो बन जाएगा प्लस p स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो रूट है डियर, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या आएंगे, देखो यहाँ से जो रूट है वो ये आएंगे कि प्लस माइनस आइटा p, प्लस माइनस आइटा p। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि अगर डियर फ्रेंड्स रूट आपके पास ऐसे हों कि अल्फा, यहाँ पे बता देता हूं कि अगर हमारे पास रूट ऐसा हो अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अगर ऐसा रूट आ जाए हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर टाइप, तो उस केस में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो ऐसे होता है फॉर्मूला कि एक्सपोनेंशियल अल्फा x, ठीक है, c जो भी कांस्टेंट है आपके वो c1 या c2 व्हाटएवर जो भी लेंगे आप, तो मैं कहता हूं यहाँ पे चलो c cos बीटा x प्लस इसको d कह दो d sin बीटा
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या कि एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स सी कॉस बीटा एक्स प्लस डी साइन बीटा एक्स। इसमें कोई डाउट है तो यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इसकी डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा, बार बार कह रहा हूँ। अब आगे चलते हैं भैया, मेन काम हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कैपिटल एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भैया अल्फा नहीं है, यहाँ पे जीरो है, तो एक्सपोनेंशियल जीरो एक्स तो क्या हो जाने वाला है 1 हो जाने वाला, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा। अब देखो हम कांस्टेंट क्या रखेंगे यहाँ पे, जो इससे पहले वाली जो हमारी k हमने ग्रेटर देन 0 लिया था, वहां पे c1 c2 c3 c4 आ चुके थे। उसके बाद k को इक्वल टू 0 लिया, c4 तक आ गए, वहां पे c5 c6 c7 c8 तक आ चुके थे। जो कांस्टेंट हम 9 ले लेते हैं, सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं तो कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल एक ही है। इसलिए आप क्या करें, c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 से स्टार्ट करें, तो क्या होगा c9 cos। अब यहाँ पे बीटा क्या है, देखो बीटा है यहाँ पे आयटा का मल्टीपल, वो क्या है p, तो cos px प्लस c10 sin px, ये आपका हो गया कैपिटल x। यहां से मिला हमें c9 cos px और ये आपका c10 sin px, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब सिमिलर वे में हम निकालेंगे कैपिटल T की वैल्यू, वो क्या होगी, यहां से k को माइनस p स्क्वायर को इस टेबल रखेंगे इस, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन बना देंगे डायरेक्ट, तो बनेगी d2 t बाय dt स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर कैपिटल T इक्वल टू 0। समझ लेते हैं चीजों को, देखो यहां से t डबल डैश मतलब d2 बाय dt स्क्वायर। अब ये t और c स्क्वायर, इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, k c स्क्वायर t हो जाएगा। तो वो क्या होगा, देखो आपका इधर जाके k क्या है माइनस का p स्क्वायर है, तो माइनस का हो जाना था राइट साइड में जाके माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, वो मैं राइट साइड लेफ्ट साइड ले आया तो प्लस का पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां से जो रूट आएंगे वो आएंगे आपके प्लस माइनस आयोटा पी सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो रूट आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा पी। अगर मैं इसको आपको समझाई दूं यार तो ऐसे है ये भैया ऑक्सिलरी इक्वेशन कि d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। d मतलब d2 बाय dt स्क्वायर, तो यहां से देख सकते हैं आप रूट क्या बनेगी, d इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा p c बनेगा, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा आपका कैपिटल T आ जाएगा, तो कैपिटल T क्या आ जाएगा आपका c10 आ चुका है, तो कैपिटल T में लिख दूंगा c11, यहां पे भी अल्फा 0 है तो c11 cos pc। अब देखो यहाँ t है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे pct प्लस C12 sin PC, ठीक है डिफरेंस। तो T आ गया और कैपिटल X आ गया, तो कैपिटल T भी आ गया कैपिटल X भी आ गया, इसका मतलब ये आपके पास U आ गया। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा उनको, देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा भैया। तो क्या बन गया UXT becomes कैपिटल X की वैल्यू C9 cos PX प्लस C10 sin px इंटू ये क्या है C11 cos pct प्लस C12 sin pct, ये बन गया भाई, ये सॉल्यूशन बन गया आपका। अब मुझे निकालने हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट्स आपके C9 C10 C11 और C12 विद द इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। अब अगर मैं पहली बाउंड्री कंडीशन में यूज करूं बाय इक्वेशन 2, तो वो क्या है u0 t इक्वल टू 0 है, मतलब क्या x में u में आपने x को 0 रखना है और t को t ही रखना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। तो बाई 2 अगर मैं बात करूं तो u0 t किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। देखते हैं भैया, इसमें रख दो x के प्लेस पे 0, जब x के प्लेस पे 0 रखोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो c9 आ जाएगा। c9 sin 0 क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे तो कुछ रखेंगे नहीं क्योंकि t को तो t ही रखना है, तो c11 cos cpt या pct जो भी आपको अच्छा लगे लिख दो, कैसे लिख दो, प्रोडक्ट में आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, sin pct इक्वल टू 0। फिर से वही आ गया कि दो नंबर हैं, एक तो ये पूरा है और एक ये आपका दूसरा है। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 मतलब एक को 0 होना पड़ेगा, या तो ये 0 या ये 0। डियर फ्रेंड्स देखो आप कभी भी देख लेना जो साइन और कोस है वो साइमल्टेनियसली कभी भी 0 नहीं होते, क्योंकि हमें पता है साइन तो 90 पे सॉरी कोस आपका
90 पे 0 होता है और साइन 0 पे 0 होगा, कोस आपका 90 पे 0 होगा। मतलब आप यहाँ पे जो t है इस वेरिएबल को अगर आप सपोज करो एंगल अगर आप एक बार 0 लोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा cos 0 आपका, cos 0 कितना होता है आपका 1 होगा और ये sin 0 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा। अगर आप 90 ले लें तो sin 90 1 हो जाएगा, फिर ये 0, मतलब ये कभी भी एक साथ 0 नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो फैक्टर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब तो C9 को बेचारे को 0 होना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा कि विच इंप्लाइज C9 क्या है 0 है। तो मेरे पास यहाँ तक आ गया कि जो C9 कांस्टेंट है, C9 जो कांस्टेंट आपका वो कितना है डियर फ्रेंड्स 0 है। तो सॉल्यूशन है वो कितना बच गया uxt कितना बच गया, क्योंकि ये तो क्या हो गया 0, ये तो हट गया यहाँ से। तो बचा हमारे पास C10 sin px और ये कितना आपके पास सॉल्यूशन बच गया, इतना है मेरे पास, क्योंकि C9 तो 0 हो चुका है यहाँ से। अब बच्चों करते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन का यूज, मतलब u8 = 0। तो अगर मैं u8 = 0 का यूज करूं तो क्या होगा, देखो अब ये तो 0 हो चुका है C9, तो ये भी 0, तो इसमें p की x की जगह क्या रखना है a, तो कितना हो जाएगा ये C10 sin pa इंटू C11 ये है cos pct प्लस C12 sin PCT इक्वल टू किसके है 0 है। तो यहाँ से ये दो नंबर है, या तो ये और या ये, तो एक को तो 0 होना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हमने चेक किया था कि ये तो 0 नहीं हो सकता, कैंसिल आउट करने का मतलब ये तो फैक्टर 0 नहीं होगा, अभी बताया मैंने आपको। तो इसका मतलब ये फैक्टर 0 होगा। अब इस फैक्टर के 0 होने का मीनिंग क्या है भाई वो समझ लेते हैं कि विच इंप्लाइज C10 sin, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इक्वल टू 0। फिर से वही आ गया ना, तो C10 sin p यही 0 होगा पूरा। अब ये फिर से दो नंबर की प्रोडक्ट है बच्चों, ये या ये, अब या तो ये 0 या ये 0। अगर आप देखो C10 को 0 ले लें तो होगा क्या, देखो C9 ऑलरेडी 0 हो चुका है, C10 वहां से 0 ले लिया तो ये तो C9 भी 0 C10 भी 0, 0 + 0 0 और 0 into समथिंग 0। तो फिर से वही आ गया कि u = 0 क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। लेकिन मैंने पहले से बताया था कि u = 0 तो यार आपका ट्रिवियली सॉल्यूशन है ही, तो फिर इतना बड़ा आर्टिकल करने की क्या नीड थी भाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो C10 को अगर 0 ले रहे हैं तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन को ही लीड कर रहा है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन ही दे रहा है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं आपको, आपको तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कि भैया जो जिससे u फाइंड हो जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाए। तो इसका मतलब C10 को हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आप लिख देना कि विच इंप्लाई, अगर मैं इफ C10 = 0 देन दिस लीड्स टू अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं लेता हूं sin p को, sin विच इंप्लाई sin pa क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। लेकिन हमें पता है कि sin 0 कहां होता है। अब मुझे जनरली पता है डिफरेंस कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि pa = n π, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 0 की जगह लिखूं यहां पे ऐसे लिखूंगा कि sin n π हमेशा क्या होता है 0 होता है, जहां n 1 2 3 वटएवर कुछ भी हो सकता है आपका। तो sin n π 0 होता है। अगर मैं इस 0 की जगह sin n π लिखूं तो sin से sin कैंसिल, ऐसा कह सकते हैं आप। तो pa = n π आ गया आपका, ठीक है डिफरेंस। यहाँ पे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिला यहाँ से, p की वैल्यू निकाल लो भाई आप यहाँ से। p कितना आ गया, p = आ गया n π by a, p = आ गया n π by a। तो p की वैल्यू क्या आ गई n π by a, ठीक है। ये अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूज करने हैं अब आप, ठीक है। कहाँ पे कि C10 sin p की वैल्यू कितनी n π by a x, और यहाँ पे भी p n π ct by a और sin n π ct by a, ये यूज कर ले। उसके बाद जो हम ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास अननोन्स हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो उनके लिए हम इनिशियल कंडीशंस का यूज करेंगे। उसके लिए डिस्टेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है, पहले मैं इसको रफ कर सकता हूँ, ठीक है। सो डिस्टेंस अब क्या होगा, देखो p हमारा आ चुका था n π by a और C9 हो चुका था हमारा 0। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो ये हो गया कि C10 sin p, मतलब p की वैल्यू रख दो आप एक बार यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से लिखूं अगर तो ये आ जाएगा कि uxt इक्वल टू, अब अगर p की बात करें जो n है, n क्या है आपका यहाँ पे, n कुछ भी हो सकता है भाई,
n इक्वल टू 1 2 3। अब ये तो इसका मतलब ये हो गया फिर यहाँ से कि n को 1 रखा तो p की वैल्यू आ गई पाई बाई ए, n को 2 रखोगे तो कितने आ जाएंगे 2 पाई बाई ए। मतलब जितने n होंगे उतने ही p होंगे। n तो कितने हैं 1 2 3 अप टू सो इनफाइनाइट नंबर है, इसका मतलब p हमारे पास कितने हैं इनफाइनाइट है, मतलब p की वैल्यू इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये u तो सॉल्यूशन मानना होगा आपने पहले ही, तो p इनफाइनाइट है तो p जैसे n को 1 लोगे तो p यहाँ आएगा, तो एक सॉल्यूशन मिल गया। n को 2 रखा तो p 2 पाई बाई a आ गया, 2 पाई बाई a रखा तो u दूसरा मिल गया। तो मतलब आपको कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं यहाँ पे n पे डिपेंड करके ना सॉल्यूशन, तो n इनफाइनाइट है, इसका मतलब हमें जो सॉल्यूशन है इसके वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए डियर स्टूडेंट्स। कितने सॉल्यूशन मिल गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए। इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें, भाई ऐसा तो नहीं है, तो हमें तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर टाइम पे की है डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम कैसे उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होगी देखने वाली यहाँ पे। तो पहले अगर मैं इसको लिख दूं, देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाइड वे में लिखूंगा, समझे चीजों को। देखो अगर मैं C10 की कांस्टेंट है मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं तो कितना हो जाएगा C10 C11 C11 C10 C12। तो मैं इन कांस्टेंट से कुछ और नाम भी रख सकता हूं यार, क्योंकि मेरे n पे आंसर डिपेंड कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो मैंने इस सॉल्यूशन को नाम दे दिया कि u मतलब n को 1 रखोगे तो u1 आ जाएगा, n को 2 रखोगे तो u2 आ जाएगा। ये सभी क्या होंगे u1 u2 u3 वो सॉल्यूशंस होंगे सभी, इसलिए मैंने जनरल नाम दे दिया उसको कि unxt। और होगा क्या देखो यहां से sin p की वैल्यू n पाई x बाई a इंटू, ये चीज समझे आप, मतलब C10 को मैं अंदर ले लिया। अब C10 C11 ये भी क्या है आपके कांस्टेंट्स हैं, मैंने इनको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया कैपिटल A N नाम दे दिया इसको C10 C11 को, और ये cos PCT। अब P की वैल्यू तो क्या है n पाई, तो ये हो गया n पाई CT बाई A प्लस इसको कह दिया B N और ये sin P की वैल्यू n पाई CT बाई A। इस चीज को समझ रहे हैं आप, तो जितने n होंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। n क्या है 1 2 3, तो u1 u2 कितने सॉल्यूशन मिल गए मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए। C10 C11 को मैंने an कह दिया, C10 C12 को मैंने कोई कांस्टेंट bn नाम दे दिया, ठीक है। और u1 के कोरिस्पोंडिंग ये a1 बन जाएगा b1 बन जाएगा, u2 के कोरिस्पोंडिंग ये a2 b2 बन जाएंगे, ऐसे ये चेंज होते रहेंगे। अब मेरा मेन काम कौन रहेगा, देखो डिफरेंस यहाँ पे दो कांस्टेंट रह गए an और bn, इनकी वैल्यू निकालना है। लेकिन अभी एक चीज और रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट कि भैया यहाँ पे क्या है un क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, n पे डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए। डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक रूल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या कहता है देखो कि अगर कोई आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, जो कि है लीनियर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, सुन ले ध्यान से कि अगर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की है, अगर उसके सॉल्यूशन आपको सपोज करो u1 u2 u3 अप टू सो ऑन इतने सारे सॉल्यूशन मिल गए, तो वो कहता है इन सॉल्यूशन का बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर मैं सम कर दूं n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un, ये वाली चीज अगेन इन सभी सॉल्यूशंस का सम एक सॉल्यूशन बन जाएगी बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है भाई। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस से गुजरना पड़ता है सॉल्यूशंस को, कि जो ये सीरीज बनती है इनफाइनाइट इसको कन्वर्जेंट होना पड़ता है और डिफरेंशिएबल होना पड़ता है टर्म बाय टर्म। अगर ये चीज समझ रही है तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, इसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे। जस्ट अभी अपना काम चल रहा है इस, क्योंकि आर्टिकल पहले बहुत लेंथी हो चुका है तो इसमें मैं सब कुछ डिस्कस नहीं करा सकता आपको, तो बस इतना याद रखिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जिस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए किसी पीडी सेकंड ऑर्डर लीनियर के, जो u1 u2 u3 जैसे हमें यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले हैं, मैं इनका एक सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ, तो इन सभी का सम करके जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी इसका एक सॉल्यूशन ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, तो इसका मतलब तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी unxt, ये क्या बन गया भाई सॉल्यूशन बन चुका है। तो मैं इसको लिख देता हूं वैसे कि समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी sin n पाई x बाई a इंटू a n cos n पाई ct बाई a प्लस b n
साइन एन पाई सी टी बाई ए, ये क्या बन गया आपका एक सोल्यूशन बन गया। तो यही चाहिए था आपको इस, अब इसको मैं नाम दे सकता हूं यूएक्स टी, ये मेरा क्या आ गया यूएक्स टी आ गया, ठीक है, ये मेरा यूएक्स टी आ गया। मतलब ये अगेन क्या बना सोल्यूशन, और सोल्यूशन हमने पहले से मानना हुआ है यूएक्स टी, तो मतलब यूएक्स टी क्या आ गया ये आ गया। अब यहाँ पे अननोन है an और bn, भैया an और bn वैसे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, लेकिन हमें चूंकि कंप्लीट निकालना है तो आप कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट निकाल दें। तो कैपिटल an और कैपिटल bn मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे यूज करना अब इनिशियल कंडीशंस का पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन देखो क्या दी है, पहली कंडीशन का अगर मैं यूज करूं बाई इनिशियल कंडीशन थर्ड, वो कहता है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो दिया हुआ है ux0 fx, तो मतलब ux0 कितना दिया हुआ आपको f of x। मतलब अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन में t को 0 रख दूं तो क्या होगा, पहले तो ये चेक करना है। देखो cos t into 0 समथिंग सारा t0 मतलब 0 into समथिंग सारा 0, cos 0 हो जाएगा 1, sin 0 होता है 0, तो ये तो हो जाएगा 0, यहां से बचा an, तो an sin n pi x by a। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से मुझे क्या मिला, ux0 क्या होगा, ux0 तो किसके इक्वल है f of x के, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि f of x इक्वल टू, देखो इसमें t को 0 रखा तो यहाँ पे 0 रखना, तो मतलब ये बनेगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी sin n पाई x by a, और ये आपका an, इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दो आप थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, an sin n पाई x by a। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लूं समझने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, देखो ध्यान से। ये हुआ मतलब अगर आपने ये पहले तीसरी वाली इनिशियल कंडीशन यूज की है, इसमें क्या है देखो t0 है, मतलब इस सॉल्यूशन में आपने t को 0 रखा, तो cos 0 तो हो गया 1, sin 0 हो गया 0, तो यहाँ से बचेगा an, तो an मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन में, कोई कांस्टेंट है या पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन के साथ में लिख देते हैं, ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट हो रही है एंगल के साइन के साथ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने an sin n pi x by a। तो ये सॉल्यूशन मतलब कि ये आ गया हमारे पास पहले वाली बाउंड्री तीसरी वाली इनिशियल कंडीशन से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अब मुझे पहले निकालना है an, अब an निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये करता हूं देखो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूं sin n pi x by a, क्या मल्टीप्लाई बाय sin n pi x by a, sin n pi x by a की दोनों साइड मल्टीप्लाई कराता हूं ऑन बोथ साइड क्या कराएंगे, sin n pi x by a की मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्राइम स्टेप है, याद रख सकते हैं आप, समझ में आ जाएगा क्यों किया, इससे हमारा ये an निकल जाएगा, sin n pi x by a की दोनों साइड मल्टीप्लाई करानी है एंड इंटीग्रेट, आफ्टर दैट इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म फ्रॉम 0 टू a, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराना है, लिमिट लेने 0 पे करते हैं, तो लेफ्ट साइड में बताता हूं, फिर राइट साइड अपने आप समझ आ जाएगी। लेफ्ट साइड क्या बनेगी, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x, और मल्टीप्लाई किसकी कराई है sin n pi x by a की, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में dx, x के रिस्पेक्ट में, ये हुआ है। सेम चीज आपको राइट साइड भी करनी है, लेकिन राइट साइड ना ये वाली चीज जो इंटीग्रेशन करके और sin n pi x by a की मल्टीप्लाई करा के जो होगी वो ये बन जाएगी, देखो इसको आप ऐसे लिखें, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाने के लिए, कि ये आ जाएगा a by 2 कैपिटल A। अब ये समझते हैं कि इसमें sin n pi x by a की मल्टीप्लाई भी होगी और इंटीग्रेशन भी कर दिया और टर्म बाय टर्म भी है। टर्म बाय टर्म का क्या मतलब है, मतलब हमने ये किया डिफरेंस, देखो मैं इसका रीजन बता दूं आपको, ये हुआ है देखो समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कैपिटल an, ठीक है, ये हुआ, और यहाँ पे क्या है ये sin n pi x by a। अब sin n pi x में मल्टीप्लाई किसकी हुई है, एक और sin n pi x by a की हुई है, तो ये हो चुका है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a हो चुका होगा, और ये हो चुका होगा sin स्क्वायर n pi x by a, ठीक है, और इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये हो चुका होगा।
मतलब ये होना है टर्म बाय टर्म ऐसे। अब इसको अगर आप सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है भैया कि cos 2 थीटा, अगर साइन की टर्म्स में लिखे तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस पहले से ही है तो आप इसको लिख दो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे इजीली। तो अगर आप यहां पे इसके प्लेस पे क्या रखें, इसको तो हटा देंगे यहां से, अगर इसके प्लेस पे आप ये रखें यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 तो कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, इसको तो छोड़ दें अभी, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a। अब देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos क्या 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स n पाई x बाई a, ठीक है। 2 टाइम्स n पाई x बाई 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व करें तो देखो क्या आएगा यहां से, क्योंकि हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई 2, 1 बाई 2 का क्या होगा डिफरेंस आपका इंटीग्रेशन, 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 बाई 2 कांस्टेंट और x हो जाएगा लिमिट, मतलब कर ही देते हैं यार, ऐसे होगा भाई ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, ऐसे तो कर सकते हैं ना यार कि भैया cos 2n पाई x बाई a बाई 2, 2 तो दोनों के साथ है तो बाई 2 dx, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से तो 1 बाई 2 बाहर और x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो आपका a आ जाएगा, तो यहां से तो आ गया a बाई 2 आ गया। यहां से देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे रिएक्शन क्या होगा, देखो बस लॉजिक समझे, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो सब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin की टर्म, मतलब sin आने वाला है, लेकिन जब sin यहां हो गया तो sin ये क्या बन गया, sin 2n पाई x बाई a बन गया। अब sin n पाई इसको रखें आप ऐसे अपने माइंड में कि sin n पाई ऑलवेज क्या होगा, जब x रखेंगे x को a रखोगे आप अपर लिमिट, तो sin n पाई x हमेशा क्या होगा 0 होगा, और sin फिर माइनस लोअर लिमिट sin 0 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जो यहां से इसका इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बस an मिलेगा और आपका a बाई 2 मिलेगा, ठीक है डिफरेंस, और ये सुमेशन इसके साथ ही क्या हो गया शिफ्ट हो गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो ये आया है ये, ठीक है, ये क्या है आपका an है, तो अगर an इजेक्ट निकालना है तो a बाई 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर आके ये 2 बाई a हो जाएगा, 2 बाई a यहां से मैंने हटा दिया, तो डिफरेंस ये कितना आया है आपका an आ गया, ठीक है। तो an क्या है इसको याद रखेंगे आप, an इक्वल टू 2 बाई a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x sin n पाई x बाई a, ठीक है। अब सिमिलर वे में आप हमारी रह रही है दूसरे वाली इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी उसकी हेल्प से निकाल लेंगे हम bn बिल्कुल सिमिलर वे में, तो उसके लिए पहले मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस नेक्स्ट है मेरे पास अब कि हम bn की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको इनिशियल कंडीशन 4 दी हुई है, इसका भी यूज करते हैं। सो डिस्टेंस अब है मेरे पास कि मुझे आप कैपिटल bn की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल n निकल चुका है हमारा, कैपिटल bn कैसे फाइंड करेंगे, देखो उसके लिए इनिशियल कंडीशन 4 दी हुई है, आपको उसका यूज कर लेते हैं। इनिशियल कंडीशन 4 क्या है भाई, बाय 4 क्या करेंगे आप, करली u बाय करली t है, तो करली u बाय करली t, मतलब u को आप पार्शियली डेरिवेट करते पहले, तो फिर बाद में पुट करेंगे उसमें t को 0, जब इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी sin n पाई x बाई a, ये तो कांस्टेंट ही है आपका, यहां से an भी कांस्टेंट है तो cos का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जब n पाई c, मतलब मैं लिख देता हूं माइनस n पाई c बाई a, और आपका cos का हो गया sin n पाई c t बाई a, प्लस सिमिलर वे में इसको क्या लिखोगे bn n पाई c बाई
ए इंटू कोसाइन का हो गया cos n पाई सी टी बाई ए। देख ले इसको ध्यान से। अब देखो ए एन एस कोस का क्या हो गया माइनस का साइन, तो माइनस साइन ये रहा, साइन एन पाई सी टी बाई ए रहा, फिर एन पाई सी टी बाई ए का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का हो जाएगा 1 एन पाई सी बाई ए आ जाएगा कांस्टेंट। यहाँ पे चेक करें बी एन साइन का हो गया कोस एन पाई सी टी बाई ए, फिर एन पाई सी टी बाई ए का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी का हो गया 1, बचा क्या एन पाई सी बाई ए। अब आपने क्या सॉल्यूशंस, अब इक्वेशन 4 का अगर यूज करें तो कर ले यू बाई कर ले टी में क्या आपको करना है टी को 0। तो जैसे ही मैं अब इसमें टी को 0 लूंगा तो देखो क्या होगा, पहली चीज तो एक इसके इक्वल हो जाएगा जी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या किसकी वैल्यू आएगी जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या आएगा देखो summation n from 1 to infinity as it is summation n from 1 to infinity sin n pi x by a, तो sin n pi x by a ये तो as it is, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो t को 0 sin 0 कितना हो गया 0, तो मतलब ये वाली टर्म तो क्या होगी 0 होगी। यहाँ से cos 0 कितना हो गया ये 1 बन गया, सारा 1 बन गया, तो बचा bn n pi c by a। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे bn और आपका n पाई c बाई a ये आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें हम कि भैया g ऑफ x इक्वल टू सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn n पाई c बाई a इंटू साइन n पाई x बाई a। अब जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में किया था कि an निकाल रहा था कैसे कि हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है sin n पाई x बाई a की टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करना आपने विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट 0 टू a। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू a लिमिट g ऑफ x और मल्टीप्लाई किसकी हुई है बोथ साइड sin n पाई x बाई a और विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आपने an देखा था, an में क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, जो ये वाली चीज थी बस ये वाली चीज हमारे पास क्या लेफ्ट बची थी, बाकी सब क्या हो गया था 1 वगैरह वो मैंने पिछले स्टेप में बता दिया। सिमिलर स्टेप में इसमें भी चलेगा। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ क्या आएगा आपका कि भैया a/2 तो एक्स्ट्रा आया था वहां पे और an लिख दिया था। अब an तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है ये है एक्स्ट्रा साइन के साथ में जो भी ये और कितना पड़ेगा, तो bn n पाई c बाई a ये आया है आपका। bn चाहिए तो bn को निकाल लें आप, इनको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें तो bn डायरेक्ट क्या आ जाएगा bn इक्वल टू देखो ये हो जाएगा 2 बाई a, ये भी क्या बनेगा इनटू a बाई n पाई c और ये लिमिट फ्रॉम 0 टू a g ऑफ x sin n पाई x बाई a विद रिस्पेक्ट टू x आपने करना है इसको इंटीग्रेशन a से a यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं तो क्या आएगा 2 बाई n पाई c कि 2 बाई n पाई c। सो डिफरेंस ये क्या है आपका bn है। तो an भी फाइंड होगा bn भी फाइंड होगा। तो फाइनली जो ये था हमारा कंप्लीट जो हमने डिस्प्लेसमेंट uxt फाइंड करना था। सो डियर्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी पीडीएफ नोट्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के, वो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आप लोगों के बेनिफिशियल रहेगा तो उसको ज्वाइन कर लें। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।